प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न में दिया गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि एक आफताब है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। आगे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। यानी कि उसके बाद फिर दूसरे लाइन में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना ही बड़ा रह जाऊंगा। आगे कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो जो आफताब कह रहा है, इस कहे हुए कथन को हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। यहाँ पर जब हमने प्रश्न पढ़ा तो हमें ज्ञात हुआ कि ना तो आफताब की आयु दी गई है और ना ही उसके पुत्री की आयु दी गई है, किसी की भी आयु नहीं दी गई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो हमने क्या किया कि आफताब की आयु को मान लिया कि वो x वर्ष का है और पुत्री की जो वर्तमान आयु होगी उसको क्या मानेंगे, देख लीजिए। पुत्री की वर्तमान आयु, अब ये पुत्री की आयु ले रहे हैं भैया, तो पुत्री की आयु हम मान लेते हैं कि वो y वर्ष की है। ये हो गया आपका y वर्ष। तो आफताब को हमने माना कि x वर्ष का है और उसकी पुत्री को हमने मान लिया कि y वर्ष की है। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, इसमें बोला जा रहा है 7 वर्ष पूर्व। जब भी आपसे पूर्व बोला जाए, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे पूर्व बोला जाए तो उसके वर्तमान आयु से उतना ही घटाएंगे जितना वर्ष पूर्व बोलेगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 हमको क्या करना है, इनके आयु से घटा देना है। इन दोनों की आयु से 7 घटा देंगे तो हमको 7 वर्ष पूर्व वाली आयु मिल जाएगी। कहाँ की आयु मिलेगी, 7 वर्ष पूर्व वाली। जैसे मैं कह दूं कि मान लीजिए कि आपकी आयु 10 वर्ष है, आपकी आयु 10 वर्ष है और मैं आपसे पूछूं कि 7 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी थी, तो आप कहेंगे 3 वर्ष थी। यानी कि अभी 10 वर्ष के हैं आप और आप 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष घटा दीजिए। जो आपकी वर्तमान आयु है उसमें से 7 वर्ष घटा दीजिए तो आपको 7 वर्ष पूर्व वाली आयु मिल जाएगी। इसी तरह से इसमें भी 7 वर्ष पूर्व कहा है, तो इसका मतलब हम 7 इसमें से घटाएंगे क्योंकि यहाँ 7 वर्ष कहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे आफताब की आयु। अब देख लीजिए, ये 7 वर्ष पूर्व वाली आयु होगी तो वर्तमान आयु से 7 घटाएंगे, पूर्व कहेगा तो घटाएंगे, ये हो गया वर्ष। अब आफताब की आयु कितनी हो गई है, x - 7 वर्ष। अब देखिए, जब आफताब की आयु कम हुई है तो उसके पुत्री की भी आयु कम होगी, दोनों लोग साथ ही कम होंगे 7 वर्ष। तो पुत्री की आयु बराबर ये हो जाएगा y - 7। इतना ध्यान दीजिए कि दोनों में से 7 घटाना है, एक में से मत घटाइएगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है कि आफताब जो है पुत्री की आयु का 7 गुना है। आफताब पुत्री की आयु का 7 गुना है। तो ध्यान दीजिए कि आफताब 7 गुना है, तो यहाँ लिख देंगे हम आफताब, ऐसे बराबर कर दीजिए, ये हो गया पुत्री, है ना भैया। यानी कि आफताब की आयु बराबर क्या हो गया, पुत्री की आयु। कब दोनों बराबर होंगे, जब पुत्री में 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 7 गुना है। प्रश्न में बोल रहा है कि पुत्री की आयु का 7 गुना आफताब है, तो पुत्री की आयु में 7 से गुना कर देंगे तो आफताब की आयु मिल जाएगी। अब देख लीजिए, ये आफताब है, यानी कि आफताब की आयु कितनी है, x - 7 है, बराबर पुत्री की आयु यहाँ है y - 7। अब गुणा करके 7 लिख दीजिए,
ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर दोनों का गुणा, 7 का गुणा पहले y में कीजिएगा 7y माइनस 7 सते 49, इतना हो गया। अब ये हो जाएगा x बराबर अब 7 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7y माइनस 49 और 7 उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा आपका 7, यानी कि x बराबर हमको मिलेगा 7y, 49 में से 7 घटाइएगा तो मिल जाएगा -42। ये हो गया आपका समीकरण 1, इतना लिख दिए। ये हो गया आपका समीकरण 1। सेम इसी तरह से हम दूसरी शर्त हल करेंगे। ये हो गया आपका दूसरी शर्त। अब देखिए दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, दूसरी शर्त में यही बोल रहा है ना कि 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद का मतलब है, अब बाद कह दिया है तो जोड़ देंगे, जितना वर्ष बाद कहेगा उतना ही हमको जोड़ना है। इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, इसका मतलब है कि हमको 3 जोड़ना है। अगर 7 वर्ष बाद कह देता तो 7 जोड़ देते, 10 वर्ष बाद कहता तो 10 जोड़ते, जितना वर्ष बाद कहेगा उतना ही हम जोड़ देंगे। तो देख लीजिए, अब आफताब की आयु दूसरी शर्त में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब देखिए भैया 3 वर्ष बाद निकालेंगे तो 3 वर्ष बाद आफताब कितनी आयु का होगा, आफताब की आयु 3 वर्ष बाद हो जाएगी x + 3 वर्ष। देखिए बाद कह रहा है तो जोड़ दिए हैं, और पुत्री भी तो 3 वर्ष की बड़ी होगी। ये हो गया पुत्री की आयु, पुत्री भी 3 वर्ष बड़ी हो गई, यानी कि वर्तमान में y थी, अब 3 जोड़ दिए तो ये हो गया y + 3 वर्ष, इतना आ गया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला गया है उसको भी देख लीजिए। प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं पुत्री की आयु का 3 गुना रहूंगा, यही तो बोल रहा है आफताब। देख लीजिए कि कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद कितने गुने आयु का रह जाएगा, 3 गुने, वो भी किसके आयु का, पुत्री की आयु का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे आफताब बराबर 3 गुणे पुत्री, यानी कि पुत्री की आयु, पुत्री की आयु का 3 गुना है तो पुत्री की आयु में 3 से गुना, इतना कर दिए। ये हो गया आफताब। तो आफताब कितना है, x + 3 है बराबर 3 गुणे पुत्री कितनी है भैया, y + 3, इतना देख लीजिए, पुत्री है y + 3। अब क्या करेंगे कि इसको हम x + 3 है इतना लिख देंगे बराबर 3 का गुणा y में कीजिए तो 3y + 3 त्रिका 9। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 3 को दूसरी तरफ ले जाइए तो 3y + 9 - 3, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y + 9 में से 3 घटाइए 6 हो गया समीकरण 2, इतना लिख दिए। अब हमको निकालना है कि बीजगणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बीजगणितीय रूप हमसे पूछा है ना भैया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण पहला जो है इसको लिख दीजिएगा x बराबर 7y माइनस में 42, और समीकरण जो दूसरा है उसको लिख दीजिए x बराबर 3y + 6। तो ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। देख लीजिए आपका बीजगणितीय रूप बन चुका है। अब हमको हल करना है ग्राफीय रूप, यानी कि इसका ग्राफीय विधि हल करना है। तो चलिए अब हम इसके बाद देख लेते हैं ग्राफीय विधि। तो बच्चों जो ग्राफीय विधि हल होगी उसमें आपका ये बीजगणितीय रूप अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि आप ये बीजगणितीय रूप सही से बना पाएंगे तो आपका ग्राफ भी अच्छे से सही बनेगा। तो चलिए ग्राफीय विधि बनाते हैं। तो ग्राफीय रूप हल करने के लिए हमें सबसे पहले इन्हीं बीजगणितीय रूपों का उपयोग करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला समीकरण लेंगे जो आपका पहला समीकरण है, यानी कि ऊपर वाला। तो पहला समीकरण यहाँ लिख दीजिए x बराबर 7y - 42, इतना हो गया। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर एक सारणी बनानी पड़ेगी। जो पहला समीकरण है इसके लिए टेबल 1 यानी कि सारणी फर्स्ट बनेगी। जो पहला समीकरण है इसके लिए हम टेबल फर्स्ट बनाएंगे। तो देख लीजिए टेबल कैसे बनेगा। ये इस तरह से पहले हमको एक चौकोर बनाना है ऐसे, उसके बाद बीच से आप ऐसे 2 भाग में कर दीजिए, उसके बाद पूरे को ऐसे 4 खंड में बांट दीजिए। देखिए जैसे बांट दिए।
अब इसमें x है आगे तो यहाँ x लिख दीजिए, और दूसरा क्या है y है तो यहाँ y लिख दीजिए। यहाँ x है तो x, उसके नीचे y, इतना लिख दीजिएगा। अब क्या करना है कि x बराबर हमें मान लेना है। मान का मतलब वैल्यू अपने मन से कोई भी वैल्यू लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि हम x बराबर लेते हैं 0, तो x बराबर क्या लिए हैं 0, तो हम जहाँ x होगा वहाँ पे 0 रख देंगे। तो जैसे यहाँ x है पहले तो 0 बराबर, ये हो गया 7y माइनस 42, इतना हो गया। अब 42 को हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो प्लस 42 हो जाएगा बराबर 7y। देखिए 42 माइनस में था, हमने इसको इधर लेके आया तो प्लस हो गया। 7 का नाम 7 और 7 छंग 42, तो y बराबर कितना मिल गया 6। यानी कि x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान हमको 6 मिल जाएगा। तो देखिए x के सामने हमने 0 रख दिया तो y कितना मिला है, देख लीजिए 6 मिल गया। तो पहला कंप्लीट। इसी तरह से 2 अभी और निकालना है। तो चलिए दूसरे के लिए देखते हैं क्या रखा जाए भाई। तो दूसरे के लिए हम क्या रख दें, x बराबर अब हम रखेंगे 7, प्लस में 7 रखेंगे, x बराबर 7 रख दीजिए। तो यहाँ x है तो 7 लिखेंगे बराबर 7y प्लस माइनस 42, इतना हो गया। अब 42 को दूसरी तरफ लेके आएंगे, यानी जो 42 है इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 42 इक्वल में इधर 7y, दोनों जोड़ दीजिए तो 49 इक्वल में 7y, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, y इक्वल आएगा आपका 7। देख लीजिए y इक्वल आ गया आपका 7। कब 7 मिला y का मान, जब x का मान हमने 7 रखा है, तो x 7 रख दिया तो y भी 7 मिल गया। इस तरह से देख लीजिए। अब हम आगे हल करेंगे, लास्ट बचा है तो लास्ट के लिए देख लीजिए कैसे हल होगा। तो अब हम लेंगे x बराबर -7, x बराबर -7, कोई भी मान ले सकते हैं, प्लस माइनस चाहे जो लीजिए, बशर्ते ये पूरी तरह से कट जाए, आपका जो y वाली वैल्यू हो वो पूर्ण अंक में आनी चाहिए, चाहे जो मान ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि x का मान हम ऐसा ले लें कि y दशमलव में आने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। y दशमलव में नहीं आना चाहिए, ना तो बटे में, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। तो चलिए x बराबर -7 लेंगे। तो यहाँ हमारा x है तो -7 बराबर 7y माइनस 42, इतना। अब फिर 42 इधर लेके आई तो -7 प्लस 42 बराबर 7y। 42 में से 7 घटाइए, ये हो गया 35 बराबर 7y। काट दीजिए तो 7 पचे 35, यानी कि y बराबर मिल गया 5। हमने x बराबर -7 लिया तो y का मान मिल गया है 5। तो x बराबर -7 लेने पर हमको y मिला है 5। ये हो गया पहली टेबल कंप्लीट, यानी जो पहली सारणी थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसी तरह से दूसरी सारणी बनाएंगे दूसरे समीकरण से। तो ये पहली सारणी थी, कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह से सेम हम दूसरे समीकरण से बनाएंगे। तो दूसरा वाला समीकरण आपका देख लीजिए, ये क्या है, x बराबर 3y प्लस 6, ये दूसरा समीकरण है। और यहाँ पर इसके लिए दूसरी टेबल बनेगी, टेबल सेकेंड बनेगी। टेबल हमने बताया ही है, बस फटाक से ऐसे खींच लीजिए। ये बन गई टेबल हमारी कंप्लीट। 4 भाग में बांट दीजिए, हो ये, एक में x लिखना है, एक में y लिख दीजिए, हो गया, इतना लिख दिए। अब x बराबर अपने मन से मान लेना शुरू। तो x बराबर हम पहले 6 लेते हैं। देख लीजिए ये समीकरण है आपका, मैं समीकरण यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे हल कर दूँ तो आपको समझ में आता रहे। यह समीकरण है x बराबर 3y प्लस 6। तो चलिए हम क्या लेंगे, x बराबर 6 लेंगे। क्या लेंगे भाई, x बराबर 6 लेंगे। तो x के स्थान पर 6 रखेंगे। तो यहाँ x है 6 लिख दीजिए, बराबर तो बराबर है बराबर 3y, तो 3y प्लस 6 तो प्लस 6। 6 इधर लेके आइए, दूसरी तरफ 6 को लेके आ जाइए, तो 6 माइनस 6 बराबर 3y। 6 में से 6 घटाइए, 0 बराबर 3y। और 3 से 0 में भाग करेंगे तो 0 मिल जाएगा, यानी कि y बराबर 0। x बराबर हम 6 रखेंगे तो y का मान हमको 0 मिलेगा। देख लीजिए x बराबर हमने 6 रख दिया तो y हमको मिल गया 0। अब क्या करना है कि x बराबर अब कोई और दूसरा मान रखना है। दूसरा मान हम क्या रखें भाई, y बराबर। तो y बराबर हम लीजिए, x बराबर लेते हैं 3, ये x बराबर हम लेते हैं 3। तो चलिए x के स्थान पर 3 लिख दिए, 3y प्लस 6। 6 दूसरी तरफ लेके आइए तो 3 माइनस 6 इधर आएगा तो माइनस बराबर 3y। अब घटाइए तो -3 बराबर 3y, काट दीजिए तो 1, यानी कि y बराबर -1।
तो x बराबर 3 लिए हैं तो x के सामने 3, तो y कितना मिला, -1 मिल गया। ऐसे ही अब ले लेते हैं हम 0। देखिए अब अगली बार क्या लेंगे, x बराबर 0 ही ले लेते हैं। तो x बराबर 0 ले लीजिए, तो x के स्थान पे 0 बराबर 3y और प्लस 6 दूसरी तरफ लेके आइए, तो 6 बराबर 3y, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, 3 दूनी 6, तो y बराबर -2। देख लीजिए, तो x का मान हमने 0 लिया तो y बराबर मिल गया -2। टेबल कंप्लीट। अब टेबल कंप्लीट हो गई है तो हम ग्राफ भी कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए देखें ग्राफ कैसे बनेगा। इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे। ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरह से एक खड़ी लाइन खींच देंगे और इस तरह से एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। ये क्षैतिज लाइन है, देख लीजिए। ये हो गई आपकी क्षैतिज लाइन, ये है क्षैतिज लाइन। अब जो लाल कलर की लाइन है ये है आपका x अक्ष, इसको कहते हैं x अक्ष। लाल वाली जो इस तरह से लाइन होगी इसको x अक्ष बोलेंगे। इधर x डैश तो इधर हो गया आपका x। ये है आपका जी खड़ी खड़ी लाइन है ना, खड़ी लाइन को y और y डैश बोलते हैं। नीचे y डैश होगा, ऊपर y। इतना कर दिए। अब क्या करना है, सभी को बराबर बराबर भाग में बांटिए। ऐसे बराबर बराबर भाग में निशान लगा दीजिए, कोई कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट आ जाएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको बराबर बराबर भागों में ऐसे बांट देंगे। ये हो गया बराबर भाग, बांट दिए सबको। और आवश्यकता पड़ेगी तो और बड़ा करके ऐसे और बांट बना सकते हैं इस तरह से। अब जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं तो ये हो गया मूल बिंदु। ये हरदम 0,0 होता है, ये है मूल बिंदु। और मूल बिंदु हमेशा 0 और 0 ही होता है। इस स्थान पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब उसके बाद क्या करना है कि x की तरफ सभी अंक प्लस में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। नीचे की तरफ सभी अंक माइनस में होंगे। इस तरह से सभी अंक माइनस में लिखना है। ये हो गया -7, ये हो गया y डैश। और इधर आएंगे डैश की तरफ तो यहाँ भी माइनस होगा, यानी -1 -2 -3 -4 -5। और ज़रूरत पड़ेगी तो लिख देंगे -6 बड़ा करके, यहाँ -7, ये हो गया x। यहाँ तक खींच दी है पूरी लाइन, देख लीजिए। इसको मैं लाल से बना देता हूँ जिससे आपको कंफर्म रहे कि हाँ ये यहाँ तक है। अब उसके बाद ऊपर की तरफ भी ऐसे ही प्लस रहेगा सभी में, 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इतना बना दिए हैं। अब चलिए फटाफट ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए x क्या है 0, y है 6, प्लस में 6 है, देख लीजिए ध्यान से। y प्लस में 6 है और x है 0। तो x 0 कहाँ पर होगा, यहाँ रहेगा, तो x 0 हो गया है। और y प्लस में 6, y कितना है प्लस में 6, तो y देख लीजिए 2 है। एक तो यहाँ y है, एक तो यहाँ y, ऊपर भी y है। अब देखिए यहाँ सभी अंक माइनस में है और ऊपर की तरफ सभी अंक प्लस में है, तो हमको +6 लेना है। देख लीजिए y बराबर +6 है, तो +6 लेना है, तो +6 यहाँ मिलेगा हमको। +6 लेना है, -6 लेना होता तो यहाँ आ जाते। हमको लेना है +6 तो यहाँ आ गए। ये हो गया आपका 0,6, पहला बिंदु हमको मिल चुका है। अब देखिए दूसरा, x आपका है 7, प्लस में 7 है, तो x प्लस में 7 कहाँ है, ये वाली लाइन आपकी x है। देखिए इधर माइनस में है, इधर प्लस में है, तो हमको लेना क्या है +7। तो +7 कहाँ है, ये +7 हो गया, प्लस में है 7। और y कितना लेना है, इसको भी प्लस में 7 लेना है, तो प्लस में 7 यहाँ ऊपर आ गया। अब देखिए ऊपर आ गया है ना, तो अब हमको अंक मिला गया, तो ऐसे दोनों लाइनों को हम ऐसे बढ़ा देंगे। ऐसे बढ़ा दीजिए आराम से। और ये 7 है तो 7 को भी ऐसे पटरी की सहायता से ऐसे बढ़ाइएगा, पटरी की सहायता से। देखिए यहाँ काट रही हैं दोनों लाइनें एक दूसरे को, यहाँ काट रही हैं, तो यही आपका बिंदु हो गया 7,7, इतना हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लेना है, -7, यानी कि x को लेना है माइनस में 7। तो x माइनस में 7 यहाँ पर है, देखिए ये माइनस है सभी, यहाँ 7 है, तो ये हो गया आपका x में -7। और y में कितना लेना है +5, तो y में +5, तो y में ये हो गया आपका +5। इधर माइनस है, इधर प्लस। तो अब ऐसे ही इसको ऐसे सीधा लाइन से मिला दीजिए पटरी से और बड़ा कर लीजिएगा ऐसे, इस तरह से।
अब ये आपका -7 है, देख लीजिए -7 भी लिए थे ना, तो -7, तो -7 से लाइन ऊपर की ओर खींचेगा जिससे कि दोनों लाइनें एक दूसरे को काट सकें। इस तरह से खींच दिए तो यहाँ पर काट रही हैं दोनों लाइनें, देख लीजिए। तो यही बिंदु है आपका -7, 5, ये बिंदु, ये हो गया। अब तीनों बिंदु मिल गए हैं, जो पहला टेबल था इससे हमने 3 बिंदु बना लिए हैं। अब तीनों बिंदुओं को मिला दीजिए, पटरी की सहायता से मिलाइएगा। जैसे ये है बिंदु तो इसको ऐसे खींचते चले जाइए तो ये वाला बिंदु मिल गया, और इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो ये वाला बिंदु मिल गया। यहाँ देख लीजिए ये इस तरह से बिंदु मिल रहा है। ये लाइन ऐसे सीधे चली जाएगी और ये लाइन थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। देख लीजिए कि एक लाइन हमको मिल चुकी है। पहला समीकरण हमने यहाँ पर दिखा दिया है ग्राफ पर, जो हमारा पहला समीकरण था, इस पहले समीकरण को हमने यहाँ पर ग्राफ पे दिखाया है कि इस तरह से बनेगा। अब हम हल करेंगे दूसरा ग्राफ, यानी कि जो दूसरा समीकरण है इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो दूसरे समीकरण में देखिए तो जो टेबल है आपकी ये इस तरह से बनी हुई है। इसमें क्या लेना है हमको, यक्स को 6 प्लस में लेना है। देख लीजिए यक्स बराबर 6 है प्लस में, तो यक्स 6 प्लस में कहाँ है, यक्स ये है आपका प्लस में 6 यहाँ आ गए, प्लस में 6 यहाँ आ गए। अब देखिए y कितना लेना है, 0, तो y 0 हमको कहाँ मिलेगा, यही y 0 मिलेगा। दोनों लाइन मिला दीजिए तो यही मिलेंगी दोनों लाइनें, ऐसे इसको बढ़ाइएगा तो यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ मिल गई तो ये हो गया आपका 6, 0 ये। अब आगे है आपका यक्स बराबर 3 प्लस में, देख लीजिए यक्स बराबर है 3 प्लस में, तो यक्स बराबर लेंगे हम 3 प्लस में, ये है आपका यक्स, यहाँ है +3, इसको ले लिए। अब क्या लेना है, y बराबर, देखिए 3 के नीचे है -1, तो y बराबर हमको लेना है -1, तो -1 कहाँ है, ये है आपका -1, देख लीजिए ये -1 है y में, अच्छा y में लेना है, तो x था तो y में -1 लेना है, ये है आपका -1 यहाँ पे देख लीजिए। अब ये हो गया 3, ये हो गया 1, तो दोनों लाइनों को ऐसे बढ़ाइए और इसको भी ऐसे नीचे बढ़ा दीजिए। तो देखिए यहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही है, तो 3 -1 ये बिंदु हो गया। अब ऐसे ही हमको एक और बिंदु लेना है जो कि यक्स बराबर होगा 0। यक्स बराबर 0 का मतलब यही है 0 यक्स बराबर, और हमको y कितना लेना है -2, तो -2 ले लीजिए भैया, ये है -2, यहीं पर आपका बिंदु बनेगा। जैसे 0 को ऐसे खींचते लेके आएंगे तो यही मिलेगी दोनों लाइनें, तो यही है बिंदु आपका, ये बिंदु हो गया 0, 2 -2। अब देख लीजिए इससे भी हमको 3 बिंदु मिल रहे हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। तीनों को पटरी की सहायता से इसे सीधा मिलाइएगा, पटरी की सहायता से इस तरह से सीधा मिला दीजिए। तो पटरी की सहायता से मिलाएंगे तो ये एकदम सीधी लाइन बनेगी इस तरह से। तो देख लीजिए हमने ये पहला समीकरण यहाँ दर्शाया था और दूसरा वाला समीकरण ग्राफ यहाँ। ये पहला समीकरण है तो यहाँ पर आप पहला समीकरण लिख दीजिएगा, यक्स बराबर 7y - 42, ये पहला समीकरण है। और ये दूसरा समीकरण है तो दूसरा समीकरण यहाँ लिखेंगे, क्या है आपका, ये हो गया यक्स बराबर 3y + 6, ये हो गया दूसरा समीकरण। तो इस तरह से आपको ग्राफ पे दर्शाना है। और इसके पहले जिस तरह हमने बताया था वो बीजगणितीय था। ग्राफ बनाने के लिए इस तरह से टेबल भी बनाइएगा, उसके बाद में ये ग्राफ बन जाएगा। किसी को कहीं ना समझ में आया हो तो वो फिर से पूछ सकता है कमेंट करके। निश्चित ही यह प्रश्न, यह अभ्यास आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसी तरह से अब हम दूसरी वाली सवाल भी हल करेंगे, जो देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। यानी कि एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने क्या किया कि 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदे हैं। और आगे बोल रहे हैं कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। यानी कि बाद में उन्होंने क्या किया कि फिर जाकर के एक बल्ला खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीद ली हैं। और उसका कितना रुपया रेट हुआ था, उसका 1300, यानी कि 1300 रुपये में एक बल्ला और 3 गेंद खरीद रहे हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब देख लीजिए भैया, ज्यामितीय का मतलब वही है ग्राफीय विधि, इसमें घबराइएगा मत। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बीजगणितीय रूप बनाते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे हैं।
क्या हमको बल्ले का रेट बताया है इन्होंने कि बल्ला कितने रुपए का खरीदा है? तो आप कहेंगे नहीं। गेंद का मूल्य बताया गया कि गेंद कितने रुपए में थी? तो आप कहेंगे नहीं। यानी कि ना तो हमको बैट का मूल्य बताया गया और ना ही गेंद का मूल्य बताया गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों के मूल्य को मान लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं मानता हूं ऐसे आप भी बनाइएगा कि माना, ऐसे कि माना बैट का मूल्य, एक बैट का मूल्य, इस तरह से माना एक बैट का मूल्य बराबर x रुपया। क्या करेंगे कि हमको बैट का मूल्य मालूम नहीं है भाई कितने रुपए हम खरीदे हो, तो हम उसको मान लेंगे कि माना एक बैट का मूल्य बराबर x रुपया। इसी तरह से गेंद का भी मूल्य मानना पड़ेगा कि माना गेंद का, एक गेंद का यहाँ लिखना है, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो हम दोनों को मान लिए कि बैट जो है x रुपए में खरीदा गया और जो गेंद है उसको y रुपए में खरीदा गया है। अब क्या कह रहे हैं कि 3 बैट और 6 गेंदे, यही है ना? हाँ, यानी कि 3 बैट, बैट का मतलब है बल्ला, 3 बैट और 6 गेंदे कितने रुपए में? 3900। 3 बैट का मतलब है कि 3 गुणे बैट का मूल्य, 3 गुणे बैट का मूल्य, तो बैट का मूल्य है x, तो 3 गुणे x हो जाएगा, प्लस 6 गेंदे, 6 गुणे एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का कितना है? y है, तो 6 गेंद का 6y बराबर कितना रुपया लग रहा है? 3900, यानी कि 3900। अब हम देख लिए तो इसमें 3 और 3 कॉमन हो रहा है, यानी कि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ पर भी, तो 3 को कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ x प्लस यहाँ 3 कॉमन किए हैं तो 2 बचेगा, y बराबर 3900, ये हो गया। यानी कि 3 से 3 में भाग किए तो 3 कट गया है, x बचा, और 3 से 6 में भाग किए तो 2 आया, और y है तो y भी लिख दिए। अब 3 एक नाम 3, 3 से इसको काट दीजिए तो ये हो गया 1300, यानी कि x प्लस 2y बराबर 1300, और x बराबर हो जाएगा आपका 1300, 2y उधर ले जाइए तो माइनस में 2y, इतना ये समीकरण फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरी शर्त, ये इनकी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त में कह रहे हैं कि फिर से जाकर के कोच साहब एक बैट और 3 गेंद खरीद लिए, वो भी 1300 रुपए में। तो कितना खरीदे हैं? एक बैट है, एक बैट का मतलब एक गुणे बैट का मूल्य, बैट का मूल्य है x रुपया, प्लस 3 गेंद, 3 गेंद खरीदे हैं तो 3 गुणे गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य है y बराबर कितना रुपया लगाए हैं? 1300। यानी कि 1 का गुणा x में कीजिए तो x प्लस 3y बराबर हो गया 1300, और x बराबर हो जाएगा 1300, इधर ये हो गया 1300, 3y उधर ले जाइए तो माइनस में 3y, ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप में क्या करेंगे? यही हमारा समीकरण जो है, यही समीकरण हमारा बीजगणितीय रूप है। तो पहला समीकरण है आपका x बराबर 1300 माइनस 2y, और जो दूसरा वाला है इसमें x बराबर दिया गया है 1300 माइनस 3y, ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। अब चलिए भाई इसका ग्राफीय रूप भी बना देते हैं। तो ग्राफीय रूप के लिए क्या करना होगा? एक टेबल बनाना होगा, एक सारणी बनानी होगी। तो सारणी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूं, फिर आपको बीजगणितीय ग्राफीय विधि बताता हूं। ये हो गया आपका बीजगणितीय। अब देखेंगे हम ग्राफीय। तो चलिए भाई अब इसका हम ग्राफीय विधि हल करते हैं। तो ग्राफीय विधि के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बीजगणितीय रूप है इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप पहला समीकरण लिखिए। जो पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है x बराबर 1300 माइनस 2y, इतना है ना भैया। अब क्या करना है हमको, एक टेबल बनाएंगे जिसको हम कहते हैं टेबल फर्स्ट। टेबल फर्स्ट, ये इस तरह से टेबल बनाने के लिए चौकोर कर देना है, और उसके बाद बीच से लाइन खींचना है, 4 भाग में बांटना है। ये देख लीजिए 4 भाग में बांट दिए तो फट से पहले वाले में x लिखना है, दूसरे वाले में y लिखना है। अब क्या करना है कि x का मान बारी बारी से कुछ भी लेना है, जो मन में आए ले लेते हैं। तो चलिए हम x बराबर लेते हैं 5।
यक्स बराबर लेते हैं 500, क्योंकि बड़ा अंक है तो यहाँ भी बड़ा अंक ही लेना है, तो यक्स बराबर ले लिए 500। तो हम यहाँ जो यक्स है आपको दिख रहा होगा यक्स, यहीं पर मान रखेंगे, यानी कि यक्स बराबर 1300 माइनस 2y है। तो यक्स बराबर हम क्या लिए हैं 500, तो यहाँ यक्स के नीचे 500 लिखेंगे, बराबर हो गया 1300 माइनस 2y। अब 1300 इधर लेके आइए, क्योंकि ये अंक है ये भी अंक है, तो अंक को अंक की तरफ लेके आएंगे, तो फटाक से लेके आइए। तो ये हो गया 500 माइनस 1300 बराबर माइनस 2y। 1300 में 500 घट जाएगा तो माइनस 800 बराबर माइनस 2y। माइनस से माइनस काटिए, 2 से 8 को काट दीजिए 400, ये y बराबर हो गया 400। तो भैया यक्स बराबर 500 लेंगे तो y बराबर 400 मिलेगा, यानी कि x बराबर 500 लेंगे तो y बराबर 400। अब चलिए इसी तरह से दूसरा ले लेते हैं। तो भाई x बराबर अब क्या लें, x बराबर लेते हैं 700, x बराबर लेते हैं 700। तो ये हमारा है x माइनस बराबर 1300 माइनस 2y। अब x बराबर लिए हैं 700, तो x के नीचे 700 बराबर 1300 माइनस 2y। 1300 इधर लेके आइए, तो 700 माइनस 1300 बराबर माइनस 2y। अब 1300 में 700 घटाइए, तो ये हो गया 600 बराबर माइनस 2y। ये 13 माइनस बड़ा है तो इसको लगाएंगे, माइनस माइनस काट दीजिए, 2 तिहाई 6 300, तो y बराबर हो गया 300। तो भैया x बराबर हम 700 लेंगे तो y बराबर 300 मिल गया। अब x बराबर हम ले लेते हैं 600 नहीं लेंगे भैया, विपरीत अंक लेना है, 300 ले लेते हैं। x बराबर लेते हैं 300, तो भाई x बराबर 300 लिए हैं तो कितना y का मान आएगा, जल्दी से लगा के आप ही बता दीजिए। तो x बराबर लिए हैं 300, तो x के स्थान पर 300 बराबर 1300 माइनस 2y। 1300 इधर लेके आइए, तो ये हो गया 300 माइनस में 1300 बराबर माइनस में 2y। 1300 में 300 घटाइए, माइनस आ गया 1000 बराबर माइनस में 2y। काट दीजिए, 500 आ गया, माइनस नहीं होगा, माइनस से माइनस भी कट गया है, तो ये y। तो x बराबर हम लेंगे 300, x बराबर 300 लिए हैं तो y बराबर मिल गया है 500। पहली सारणी कंप्लीट, पहली सारणी बन चुकी है। अब इसी तरह से दूसरी सारणी बनाना है भैया, तो चलिए फटाफट दूसरी सारणी बनाते हैं। तो इसी तरह से क्या करेंगे कि हम अब लेंगे दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण है आपका x बराबर 1300 माइनस 3y, ये हो गया। इसके लिए यहाँ पर टेबल सेकंड बनेगी, टेबल सेकंड। तो टेबल जानते ही आप कैसे बनेगा, इस तरह से ऐसे खींच लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x, यहाँ हो गया y। अब इसमें मैंने यहाँ पर x बराबर जब 400 लिया है तो y बराबर मिल गया 300। जैसे मैंने पहले हल किया था उसी तरीके से सेकंड वाले को भी हल करिएगा। तो x बराबर 400 लेंगे तो y बराबर 300 मिल जाएगा, और x बराबर 700 लेंगे तो y बराबर 200 मिलेगा। ऐसे ही x बराबर 100 लेंगे तो y बराबर हमको मिल जाएगा 400। देख लीजिए इतना कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचना है। ऐसे इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेंगे, और यहाँ पर एक इस तरह से पड़ी लाइन, देख लीजिए खींच दिया है। इसको किसी और दूसरे कलर में कर देता हूँ जिससे आपको पहचानने में कहीं पर भी दिक्कत ना आए। ये देख लीजिए, ये हो गई सेकंड वाली लाइन। भैया ये आपका x डैश है, तो ये है आपका x, ये आपका y है, तो ये हो गया y डैश। कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सब में अंक लिखेंगे, जैसे इसके पहले वाले में हमने अंक लिखा था उसी तरह से हम इसमें भी अंक लिख देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका ये जो चतुर्थांश है ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें क्या करना है कि हमको बड़ा बड़ा अंक लेना है, यानी कि बड़े अंक लेने हैं हमको, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा x और y का मान आया है वो सभी मान 100 से अधिक हैं, 100 से अधिक हैं, यानी कि कोई 100 है, कोई 200 है, कोई 400, कोई 500, कोई 600, इस तरह से सैकड़े में सभी अंक यहाँ पर हमारे मिले हुए हैं। तो हम यहाँ पर जो चतुर्थांश बनाएंगे उसमें भी सभी मानों को हम सैकड़ा में ही लिखेंगे। जैसे 100 लिखेंगे, 200, 300, 400, इस तरह से जहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखना था उसी स्थान पर हम लिख देंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और
800। इस तरह से इधर भी 100 करके, इधर भी 100 बढ़ा के, और इधर भी इस तरह से सभी में 100 बढ़ा करके इस तरह हम लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, हमको x बराबर 500 ढूंढना है प्लस में। तो x बराबर 500 कहाँ मिलेगा प्लस में, तो देख लीजिए ये हमारा प्लस वाला x है, तो प्लस वाले x में कितना जाना है 500। तो देख लीजिए ये हो गया आपका 500, यहाँ हो गया 500। अब देखिए जब x बराबर 500 हो गया तो y बराबर 400 होना चाहिए प्लस में। तो देख लीजिए y बराबर 400 कहाँ है, ये y है प्लस में, तो ये हो गया 400, देख लीजिए यहाँ पर है। अब इसी के सामने ऐसे हम लाइन खींचते चले आएंगे, पटरी की सहायता से खींचिएगा, और यहाँ 500 मिला था जो, इस 500 से ऐसे लाइन ऊपर खींच लीजिए। तो यहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं इस तरह से, तो यही आपका हो जाएगा 500, 400। ये बिंदु हमको पहला मिल गया। अब हमको दूसरा बिंदु निकालना है 700 और 300 का। तो x बराबर 700, देख लीजिए x में 700 कहाँ है, ये है x में 700, और y में कितना लेना है 300। तो y में ये हो गया आपका 300, यहाँ देख लीजिए ये y में है 300। अब 300 से ऐसे करके लाइन खींच दीजिए, और यहाँ जो 700 है इससे लाइन खींच दीजिए इस तरह से। तो यहाँ काट रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो ये हो जाएगा आपका 700, 300, ये हो गया। अब हमको निकालना है 300 और 500, तो x बराबर 300 लेना है। तो x बराबर देखिए 300 कहाँ है, यहाँ पे है x बराबर 300 और y बराबर 500। तो y बराबर 500 प्लस में यहाँ पर है, देखिए ये 500 है, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, और ये 300 है तो इसको भी ऐसे बढ़ा दीजिए ऊपर की तरफ, ये देखिए। तो यहाँ पर दोनों लाइनें काट रही हैं, ये हो जाएगा आपका 300, 500। अब देखिए हमारा जो पहला वाला समीकरण था, जो पहला समीकरण था, इसमें जो भी हमको मान यानी कि वैल्यू मिले थे, हमने उन सभी वैल्यू का उपयोग करके यहाँ पर बिंदु ढूंढ लिए हैं। बिंदु ढूंढना था, हम ढूंढ लिए हैं। अब यहाँ हमको पहला, दूसरा और तीसरा बिंदु मिल गया है। तो इसी तरह से तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा ऐसे सीधी सी खींच लेना है आपको। ये देखिए सीधी रेखा हम खींच दिए हैं, यही आपका पहला समीकरण है। पहले समीकरण को हमने ग्राफ पर दिखा दिया, अब हम दूसरे वाले समीकरण को दिखाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर x बराबर है 400, जल्दी से x बराबर 400 ले लीजिए। तो x बराबर ये है 400, देखिए x बराबर 400 है, तो इसको अब हम दूसरे कलर से खींचते हैं। ये हो गया x बराबर 400, तो इसको मैं लाल से कर दे रहा हूँ, ये हो गया। अब x बराबर 400 है तो y बराबर 300, तो देख लीजिए y बराबर 300 है, ये ऐसे आएगी लाइन, यहाँ मिलेगी। यहाँ पर दोनों बिंदु मिल रहे हैं यानी 400 और 300, तो यहाँ लिख दीजिएगा 400, 300, ये इस तरह से लिख दीजिए। 400 और 300 यहाँ मिले हैं। अब देखिए अगला है x बराबर 700, x बराबर 700, तो ये है भाई x बराबर 700, इसमें पहले से लाइन खींची गई है, तो यहाँ हम लाइन ऐसे ही खींची रहेगी। अब x बराबर 700 ले लिए तो y बराबर 200, तो ये हो गया आपका 200, y में 200 यहाँ है, तो 200 के सामने ऐसे लाइन खींच दीजिए। भैया 700 वाली को कहाँ काट रहा है, यहाँ काटा है, यहाँ काट दिए, तो ये हो गया 700, 200। अब हमको लास्ट लाइन खींचना है, तो लास्ट है x बराबर 100, तो x बराबर 100 कहाँ है, ये है x बराबर 100। अब x बराबर 100 से ऐसे लाइन खींचेंगे, ऊपर की तरफ ले जाइए, और y बराबर है 400, तो y बराबर 400, ये यहाँ पे दोनों लाइनें मिल गई, यहाँ पे दोनों लाइनें मिल गई हैं, तो ये हो गया 100, 400, ये। अब देखिए यहाँ बिंदु मिली है, यहाँ मिला और यहाँ मिला, 3 बिंदु मिल चुके हैं। अब इन्हीं तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा हमको ऐसे सीधी रेखा एकदम बना देना है। तो ये देख लीजिए ये हमारी सीधी रेखा बन गई है, जो कि ये दूसरा समीकरण है, ये समीकरण सेकंड का रेखा है ये। तो ये बन गया हमारा ग्राफ तैयार। अब यहाँ जो पहला समीकरण है उसके ऊपर आपको समीकरण 1 लिख देना है। तो ये पहला समीकरण है, तो यहाँ लिख देंगे पहले समीकरण को। तो पहला समीकरण है हमारा x बराबर 1300 माइनस में 2y, और ये पहला समीकरण है, तो यहाँ पहले समीकरण का मान लिख देंगे इस तरह से। देख लीजिए जो हमारा समीकरण आया है उसको यहाँ लिखेंगे। दूसरा समीकरण है x बराबर 1300 माइनस 3y, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर ग्राफ के द्वारा समीकरण को प्रदर्शित कर दिया है, किसी को कहीं पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब तीसरा वाला प्रश्न आप स्वयं करके इस कमेंट बॉक्स में भेजिए, जिससे हमको पता चल जाए कि आपको समझ में आया है।
और यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे और इसको अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनका भी जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाए और वो भी आपका शुक्रिया अदा करें कि हाँ अच्छा वीडियो आपने भेजा था। और क्या करना है कि चैनल सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी लोग इंतजार कीजिए। मैं अगला वीडियो जो है प्रश्नावली 3.2 पर बनाऊंगा।